स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि हम कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं जर्मनी और नॉर्वे के लिए। तो अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम कंपैरिजन वीडियो किसके साथ बना रहे हैं। यस, हम कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं अरविंद और शैलजा जी का जो चैनल है नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे, उनके साथ में। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सचिन और अरविंद इसमें पूरी बात करेंगे कि कैसा है जर्मनी का एजुकेशन और कैसा है नॉर्वे का एजुकेशन। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और आज ही लाइव हुआ है एक और वीडियो नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे चैनल पे भी, जिसमें भी आपको अगेन कंपैरिजन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जर्मनी और नॉर्वे के लिए, और उसमें आपको और अलग टाइप के क्वेश्चंस और अलग टाइप की बातें सुनने को मिलेंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक करना ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फिर जैसे अगर आपको नॉर्वे के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो फिर आप उनके चैनल पे जाके पूरे उनके और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है उनके वीडियो पे, नॉर्वे के बारे में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यू मस्ट चेक आउट देयर चैनल। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, उनका इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाया है। तो उनको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, उनके इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करें। और अब शुरू करते हैं, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। हेलो अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन कहना चाहूँगा टाइम निकालने के लिए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा आपका। तो आप एक क्विकली सब लोगों को एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप बेसिकली कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो सचिन भाई, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे, ये है हमारी टैग लाइन। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा है जी नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे एक चैनल, जिसमें हम आप ही की तरह फ्लाइंग अब्रॉड की तरह हम इंफॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स को, बट नॉर्वे के बारे में, राइट। तो अब मैं नॉर्वे आया था 2012 में मास्टर्स करने। उसके बाद मैंने पीएचडी करी और उसके बाद 2-3 साल इंडस्ट्री में काम किया, और आज की डेट में मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर ऑस्लोमेट यूनिवर्सिटी में। तो ये है मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके चैनल के लिए। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपका चैनल इट इज़ रियली वेरी गुड। मैंने कई वीडियोज़ खुद भी देखे। मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, देखता नहीं हूँ, बट आपके चैनल के मैंने कई देखे हैं एंड आई रियली लाइक इट। सो थैंक यू, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सेम ही है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। सो थैंक्स माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं पहला आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो नॉर्वे में बेसिकली बैचलर्स की जो प्रोसेस है, तो वो अगर कोई बंदा एशिया में या इंडिया में बैठा है तो उसको करने अगर आना है तो नॉर्वे में क्या उसके लिए ऑप्शंस हैं? यार देखो, बैचलर्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई ऑप्शन नहीं अगर एशिया से आना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो बात ये होगी कि ये नॉर्वेजियन में होती है, और दूसरी बात है कि आई डोंट थिंक सो कि वीज़ा मिलता है, जहाँ तक मेरी एक अपडेटेड नॉलेज है। बट हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं है वहाँ पे बंदा आ सकता है। तो इट्स फेयरली सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 13 साल की एजुकेशन होनी चाहिए आपकी बिफोर यू अप्लाई फॉर बैचलर्स। और उसके बाद आप जो है सिंपल जाइए। आई थिंक अक्टूबर से दिसंबर के आसपास जो है एप्लीकेशन पोर्टल खुलता है। हमारे चैनल पे एक इस पे पूरा वीडियो है हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। तो प्रोसेस सेम ही है। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कैच ये है कि यू हैव टू पे एंड जो आपको ट्यूशन फीस है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, वो यहाँ पे देनी पड़ती है, और वो साल की लगभग 8 लाख है। तो आप अप्लाई कीजिए जिस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद जब आपको एडमिशन मिल जाती है, देन यू जस्ट अप्लाई फॉर वीज़ा। सो आई थिंक ऐसा ही प्रोसेस जर्मनी में भी होगा, राइट? हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मोरलेस सेम प्रोसीजर है। आपको वही ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए, और फीस उनकी भी मोरलेस आई थिंक यही जो आपने रेंज बताई उसी रेंज की वहाँ पे फ़ी लगती है। बट हाँ, जर्मनी में बैचलर्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में ज़रूर ऑप्शंस हैं। बट अगेन जैसे आपने मेंशन किया, वहाँ पे नॉर्वेजियन में होती है, यहाँ पे जर्मन में होती है। बट जर्मन गवर्नमेंट बेसिकली या जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो एनकरेज करते हैं कि हाँ, इंडियन या और भी कोई स्टूडेंट्स आके यहाँ पे ज़रूर अपनी बैचलर्स कर सकते हैं। ओके, दैट्स रियली गुड। ओके, हाँ जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल है मास्टर्स की क्या प्रोसेस है, जो कि काफ़ी कॉमन है आई थिंक जर्मनी और नॉर्वे में। बहुत सारे अपने इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि फीस है कि नहीं, और बेसिकली क्या थोड़ा सा क्विकली प्रोसेस कैसा रहता है स्टार्टिंग टू एंड। हाँ जी। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो आई थिंक जर्मनी और नॉर्वे दो ही ऐसे देश बच चुके हैं जहाँ पे कि अपना ट्यूशन फीस नहीं है मास्टर्स के लिए, और जैसे आपने बताया बैचलर्स के लिए तो जर्मनी में है भी नहीं। तो फिर जनरली प्रोसेस यही है। देखिए, आप अप्लाई करते हैं और फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। जनरली एक परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि यूएस की तरह यहाँ पे जीआरई की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो इनटेक है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन कि आप बैचलर्स में कितने मार्क्स आपके हैं, दैट्स ऑल।
SOP आप कितना अच्छा लिखते हैं, ये चीज़ें काउंट करती है, मे बी 10-20%, बट द प्राइमरी क्राइटेरिया इज़ कि आपके बैचलर्स में कितनी परसेंटेज है। मेरी खुद के अराउंड 78% थी, तो आई थिंक दैट इज़ वाई मुझे मिला, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने साथ में अप्लाई करा तो उनका 75% पे नहीं हुआ था, बट जब उन्होंने तीसरी टाइम अप्लाई करा तब उनका हो गया। सो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो एक तो है कि हाँ लगे रहो, अप्लाई करते रहो, यू नेवर नो आपका लक कब हो जाए, राइट? परसिस्टेंस इज व्हाट मैटर्स। तो एक ये, और देखिए एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 100 यूरो पर सेमेस्टर है नॉर्वे में। बहुत ही कम। हाँ, बट आई थिंक रहने का खर्चा थोड़ा जर्मनी के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होगा, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी, एंड आई थिंक यहाँ पे सिर्फ 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो हैं इंजीनियरिंग की अगर बात करें, एक तो IT, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, दैट इज समथिंग विच इज़ बूमिंग, और ऑयल एंड गैस, और आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं। तो ये बेसिकली अवेलेबल तो है मास्टर्स कोर्सेज, अगर आप उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज जरूर है वहाँ पे, राइट? देन बेसिकली अपने जो 4 सेमेस्टर का मास्टर्स कोर्स होता होगा वहाँ पे भी, या फिर 1 ईयर का होता है? लाइक 1 ईयर का होता है कि 2 ईयर का? 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का। ओके गॉट इट। सो बेसिकली 4 सेमेस्टर अगर पढ़ने हैं तो 400 यूरो फीस में पूरी पूरी अपनी मास्टर्स हो जाएगी, बाकी जो एक्सपेंसेस होने हैं वो तो होने ही है। वो तो होंगे, हाँ जी। ओके, वेरी गुड। सही है, फिर तो आई थिंक नॉर्वे इज काइंड ऑफ वेरी गुड ऑप्शन compared to let's say all other options which we have for masters. So जर्मनी में जैसे मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे फीस अराउंड 200 यूरो तो अपनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगती है। ट्यूशन फी जैसे नॉर्वे में नहीं है वैसे यहाँ पे भी नहीं है, तो आई थिंक नॉर्वे इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन। और मैं व्यूवर्स को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अरविंद जी और शैलजा जी वीडियोस बहुत सारे बनाते रहते हैं नॉर्वे के बारे में, तो आप लोग जरूर चेकआउट करें नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे चैनल को, और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, और एक हमें बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आता है कि स्कॉलरशिप के क्या प्रोस्पेक्ट्स है जर्मनी में भी, और जैसे आप लोगों को भी आता होगा नॉर्वे में क्या है, तो मैं आप नॉर्वे के बारे में ब्रीफली बताओ, जैसे क्या ऑप्शंस हैं? जी, तो देखिए स्कॉलरशिप का मुद्दा तो तब उठेगा जब आपकी ट्यूशन फीस होगी, राइट? तो मास्टर्स में तो सिंस ट्यूशन फी है नहीं, तो किस चीज की स्कॉलरशिप देंगे? बट हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है जिनकी मैंने फीस बताई, चाहे बैचलर्स कोर्स है चाहे मास्टर्स है, दे ऑफर स्कॉलरशिप्स। अच्छा, वो है, एंड आई थिंक वो जो है सैट स्कोर्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। मेरे को इज इट सैट और सेट, आई डोंट नो, देयर इज सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके बारे में SAT जेट या सेट बोलते हैं उसका। हाँ, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स ऑफर होती है, तो वो हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंडेंट होती है। ओके, सो तो जैसे यहाँ, ये अच्छा ओके, तो जैसे यहाँ पे जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन है DAAD, तो उसकी स्कॉलरशिप जरूर है जर्मनी में, जहां तक मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ 2015 से, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोर्स में फी है तो आपको स्कॉलरशिप ही दी जाएगी। उसके अंदर बेसिकली आपको अराउंड जो भी लमसम अमाउंट मिलती है पर मंथ, वो आपके एक्सपेंसेस के लिए भी मिलती है। तो मैं जानना चाह रहा था कि वैसा कुछ ऑप्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा यहाँ पे। ओके, बट फेयर इनफ, फीस ही इतनी कम है तो स्कॉलरशिप की उतनी ज्यादा नीड नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में, आई थिंक। ओके, तो फिर मेन चीजें जो स्टूडेंट को कंसर्न करती हैं कि भाई खर्चा कितना होगा, इसका तो सवाल आपको आई एम श्योर बॉम्बार्ड करता ही रहता होगा, तो इसके बारे में कुछ बताओ कि महीने का एक स्टूडेंट का फर्स्ट मंथ में जब वो लैंड करता है तो कितना माइंड में रख के आए, कितना लगेगा? हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले तो इस पे एक फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑलरेडी है जहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है कि एक स्टूडेंट का मंथली एक्सपेंस कितना होगा, बट मैं अब आपको बता देता हूँ उसका नेट शेल में कितना होगा। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, रहने का खर्चा यूरोज में बताता हूँ क्योंकि आई थिंक यूरोज में बताएं ताकि वो कंपेयर करने में स्टूडेंट्स को इजी होगा, फिर अपन एंड में एक नॉक पे भी बात कर लेंगे जो वहाँ की करेंसी। तो 350 यूरोज में आपको एक डिसेंट अकोमोडेशन मिल जाएगी, जहाँ पे कि आपका जो बेडरूम है दैट विल बी सेपरेट, बट हाँ आपको मे बी वॉशरूम हो गया और साथ ही साथ जो किचन है दैट यू हैव टू शेयर। तो 350 यूरोज दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट आई वुड से। बाकी उसके बाद तो आप कितने बड़े शहजादे हैं, आपने कितनी लग्जरियस लाइफ जीनी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, फिर खाने की बात करें, मैं खुद का बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने 150 यूरो पर मंथ में मेरा खाना हो जाता था, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। ब्रेड आपको जो है जी 6 यूरो की भी मिलेगी, ब्रेड आपको 1 यूरो की भी मिलेगी, राइट? तो एज ए स्टूडेंट आप बस ऐसे हो कि भाई जीना है जीने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, और वो 150 निपट जाएगा बेसिकली। 150 में आराम से निपट। नॉन वेज हो तो और सस्ता है नॉन वेज, क्योंकि चिकन थोक में मिलता है, राइट? उस टाइम मैं नॉन वेजिटेरियन था, आज की डेट में मैं वेजिटेरियन, तो मे बी नाउ इट इज कॉस्टली, बट हाँ 150 यूरो में आपका। और उसके अलावा आप पकड़ लीजिए बस पास आपको लेना है, वो 50 यूरो का हो गया मंथली। बस आई थिंक
फोन एंड वो तो 10 यूरो में आपको यू कैन इजीली मैनेज, क्योंकि आज की डेट में व्हाट्सएप है, इंटरनेट। अच्छी बात यह है, आई थिंक जर्मनी में भी होगा कि इंटरनेट इज एवरीवेयर एंड इट इज फ्री टू यूज। हाँ, तो आपके फ्री तो टेलीफोन, नहीं है जर्मनी में फ्री तो नहीं है बिल्कुल भी इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट इज, एक तो स्पीड ही बहुत अच्छी है, और दूसरी अच्छा, बात जो है हर जगह फ्री है। किसी भी कैफे में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में फ्री है, घरों में, हॉस्टल्स में तो डेफिनेटली है ही फ्री। नहीं मतलब आई मीन यूनिवर्सिटी में तो बेसिकली स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी एक्सेस मिलेगा, बट जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जो पब्लिक डॉम है, जो गवर्नमेंट का डॉम है, उसमें इंक्लूडेड होगा रेंट में, ये होता है। ओके ओके हाँ, ओके। सो यू यहाँ कैन पे आई से थिंक विच एन इलेक्ट, हाँ, मे बी दैट इज द फैक्ट। यहाँ 350 बिल्कुल। यूरोज में इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इज हाँ इंक्लूडेड। उस हाँ जो तो बेसिकली ऑल इन ऑल आप कहना चाहोगे कि 600-650 यूरो में बंदा सरवाइव कर सकता है हाँ, नॉर्वे में? 550-600 यूरो इज सफिशिएंट। 550-600 में, हाँ, ओके, जिम देन जुम इट्स मोर और लेस सिमिलर। हाँ जी। जर्मनी में भी आई थिंक वही सेम 550 की रेंज में एवरेज कोई भी सिटी में सर्वाइव कर सकते हो, कम ज्यादा आई थिंक डिपेंड्स कि कौन हाँ से जी। एरिया में। ओके कूल। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भाई अपने एक्सपेंसेस इतने महंगा होगा, इंडिया में तो आदमी 10-15-20 हज़ार रुपए में मैनेज कर सकता है, उससे कम में भी कर सकता होगा। तो यहाँ पे इतना जब खर्चा हो रहा है जो कि अराउंड 550-600 यूरो है, जो कि अराउंड 40-50 थाउजेंड रुपीज हो गए, तो वो बंदा सोचेगा यार इंडिया में बैठ के कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, राइट? तो सबसे पहला सवाल मुझे भी था, और आई थिंक आपको भी थोड़ा बहुत ऐसा पक्का रहा ही होगा, राइट? क्योंकि नॉर्वे में भी आपने एक्सपेंसेस काफी हैं। तो पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है वहाँ पे? पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल हो जाते हैं तो किस टाइप के हैं, और कितना क्या पैसा हाथ में आ जाता है फिर मंथ के एंड में? ओके, देखिए, पार्ट टाइम जॉब्स का अगेन में एक डाइकोटोमी या फिर डिफरेंस होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। तो जी। आई थिंक टेक्निकल जॉब्स मिलना जो है पार्ट टाइम थोड़ी मुश्किल होती है। जो एक जी। टेक्निकल जॉब आपको मिल सकती है वो है टीचिंग असिस्टेंट की, और हाँ। कई स्टूडेंट्स में जानता हूँ जो मिलती है, राइट। नॉन टेक्निकल जॉब्स आपको मिल सकती है, बट मेनली किस तरीके की मिलती है? एक तो वेटर की मिल जाएगी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, क्योंकि कहीं ना मतलब एशियन बंदे की हेल्प कर ही लेता है। क्योंकि हाँ। अगर आपको किसी कैफे में करना है, वहाँ नॉर्वेजियन है, तो यू शुड नो नॉर्वेजियन, राइट। तो इसमें दैट मेक सेंस। हम्म। और बंदे को कितना होगा? मिनिमम जो है जी, आपको 16 यूरो के आसपास पर आवर आपकी जो है वेज है। तो दैट्स अगर वेरी आप गुड। जी 20 आवर्स पर वीक कमा रहे हो, तो आप जो है 320 पर वीक कमा सकते हो, 320 यूरो। तो आप देख लीजिए, आप 10 मतलब 1000 यूरो तक आप कमा सकते हो एज अ पार्ट टाइम। मैं एक स्टूडेंट को जानता था ओके। जो पिछले 2 साल बाद आया था, इंडिया का ही था, इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था भाई। तो ही यूज्ड टू अर्न अराउंड दिस, बट देन यू हैव टू पे सम टैक्सेस एज वेल, व्हिच ऑफ इज, कोर्स। अगर आप 6000 यूरो से ऊपर कमाते हो साल का, देन यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्स, जो कि 18 या 20% के आसपास है। स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक कम होता होगा फुल टाइम के थोड़ा सा, कंपैरिजन में। ठीक बट है। आई थिंक उसका अपना खर्चा भी निकल जाता था, एंड ही यूज्ड टू सेव सम मनी। जब वो इंडिया भेजता था या नहीं, बट ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, सो ओके, इट इज परफेक्ट, पॉसिबल। क्वाइट नाइस। तो जर्मनी में अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मिनिमम वेज अराउंड 9 to 10 यूरोज है, जो कि आई थिंक नॉर्वे से तो कम ही होगी। और यहाँ पे अगर आपको मिनिमम वेज वाला जॉब मिला हुआ है, जो कि मोस्टली कोई फैक्ट्री में होगा या फिर कोई रेस्टोरेंट में होगा, तो 800 यूरो के आसपास पर मंथ बंदा अर्न कर सकता है, और अराउंड 720-730 के आसपास उसको इन हैंड मिल जाएंगे। बट अगेन यस, एज यू मैंशनड कि टेक्निकल है तो क्या पता सैलरी नॉर्वे में भी आई थिंक थोड़ी बहुत मिनिमम वेज से ज्यादा ही होती होगी। तो वैसा यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, बट वही 15-16-17 यूरो तक होती है। तो आई थिंक पार्ट टाइम के अपॉर्चुनिटीज में या फिर सैलरीज में नॉर्वे में आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा सैलरीज हो सकती हैं। जी। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं आई थिंक सबसे मेन जो मुद्दा है, मास्टर्स करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज या फिर सबसे बड़ी जो कंसर्न होगा वो होगा कि फुल टाइम जॉब्स कैसे क्या मिलेंगी। तो उसके बारे में भी अरविंद जी से जान लेते हैं। तो अरविंद जी, फुल टाइम जॉब कि कैसे क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं। जैसे आपने बताया काफी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें भी बहुत सारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो वो ऐसे डिजाइन तो जरूर किए गए होंगे कि उनको पास करने के बाद में कुछ ना कुछ जॉब्स हों। तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप बताओ कि जॉब्स मिलने में कितना कितना टाइम लगता है, इजी है कि नहीं? देखिए, तो पहली चीज तो ये है कि भाई, सबसे पहले कि अगर आप थोड़े वर्क एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो, तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप नॉर्वेजियन भी सीख लेते हो, तो आपको और आसानी हो जाएगी। और फिर जॉब मार्केट कैसी है वो हर सेक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे आज की डेट में आईटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इनकी जॉब्स जो है दैट दे आर इन अबेंडेंस। ऑयल एंड गैस में, जो कि नॉर्वे की वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आज की डेट में थोड़ा डाउनफॉल है। हम्म। तो आई वुड से कि इट्स नॉट डिफिकल्ट। मेरी लगी है, मेरे कई दोस्तों की लगी, बट हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है हु हैड टू गो बैक। अच्छा,
But- जनरली एमबीए की जॉब्स नॉर्वे में इतनी ज्यादा नहीं लगती, दैट इज माय बट परसेप्शन। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, लाइक इंक्लूडिंग यू, कि बहुत सारे बंदों की जॉब लगी गई, जिन्होंने बेसिकली अपने स्किल्स पे ध्यान दिया है, जो भी अपना कोर्स करें उस पे ध्यान दिया, तो जॉब तो लगी जाएगी, राइट? क्योंकि इतनी भी लेट्स से फ्लडेड ऑफ पीपल नहीं है यहाँ पे कि भाई जॉब लगनी बहुत मुश्किल है। ओके, ओके, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करने के बाद में बात करते हैं कि सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है नॉर्वे या फिर लेट्स से जर्मनी के अंदर। तो अरविंद जी थोड़ा सा सैलरी के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दे दो व्यूअर्स को। तो भाइयों व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप कमेंट में जाके बताओ कि आपको क्या लगता है, जर्मनी में ज़्यादा अच्छी सैलरीज है या नॉर्वे में सैलरी ज़्यादा अच्छी है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एवरेज नंबर देता हूँ कि एक मास्टर्स के बाद बंदे की सैलरी कितनी लगती है अगर वो फ्रेशर है। तो फ्रेशर अगर है तो आप मान लीजिए 48,000 यूरोज़ के आसपास सालाना सैलरी आपकी होगी अगर आप फ्रेशर हो। बट अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको कर लीजिए कि 55,000 के आसपास होगी। और मैक्सिमम मैंने जो बंदों को देखा है, जो कई थे, जैसे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था तो उस टाइम मुझे अराउंड आई थिंक सो 60,000 की जॉब लगी थी। मास्टर्स मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी बट बेस्ड अपॉन वर्क एक्सपीरियंस। तो आई थिंक इसीलिए इट्स बेटर टू हैव सम एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको जॉब भी मिलेगी और अच्छी जॉब भी मिलेगी। दैट इज द होल थिंग। तो दोनों में बेनिफिट हो जाएगा, जॉब भी थोड़ी जल्दी मिल जाएगी और बेसिकली पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। और जर्मनी का क्या हाल है इसमें? जर्मनी का इसमें मैं कहना चाहूँगा बैचलर्स की तो वही रेंज है जो नॉर्वे में है। आई थिंक जो मैंने आपके वीडियोस में देखा है कि अराउंड 40 से लेके 50 के आसपास, मैक्सिमम 50 बट एवरेज नंबर 44-45 तक। और मास्टर्स की एग्जैक्टली सेम 48-46 से लेके अराउंड 55 तक जाती है फ्रेशर्स के लिए। और एक्सपीरियंस है तो फिर जैसा आपने बताया 55 या 60-65 भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्किल। सो इसमें मैं सब व्यूअर्स को, सब सब्सक्राइबर भाई लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर डिटेल में आपको देखना है नॉर्वे की सैलरीज के बारे में तो ज़रूर नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे चैनल पे जाएं और सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप लोग। अरविंद जी बेसिकली अपन ने बात कर ली कि यहाँ पे स्टडीज़ के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर स्टूडेंट की कैसी क्या लाइफ है, फिर फुल टाइम जॉब्स की भी अपन ने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। तो उसके बाद में लेट्स से आप ही की तरह कोई बंदे या जो भी यहाँ पे आए हैं, सेटल हो चुके हैं और वो यहीं पे रहना चाहते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल रहता है कि पीआर की कितना टाइम लगता है पीआर लेने में और पीआर की प्रोसेस कैसी है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो दर्शकों भाइयों, पीआर नॉर्वे से रिलेटेड इसके ऊपर वीडियो है, प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके एक बार चेक कीजिए डिटेल में। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इसलिए कर रहे हैं, द पॉइंट इज़ क्योंकि जब आप एक वीडियो बनाते हो, जैसे आप भी रिजल्ट करोगे तो यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो उस टाइम फ्रेश माइंड में याद रहता है, राइट? तो अभी तो जो मोटी मोटी चीज़ें सिर्फ वो याद होगी, बट मैं आपको बताता हूँ पीआर का क्या रूल है। देखिए सबसे पहले तो आई थिंक नॉर्वे इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट कंट्री इन यूरोप टू गेट पीआर एज ऑफ नाउ। अभी आप मेरे को करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग, कि एक तो 3 साल में ही पीआर मिल जाती है। ओके, ठीक है, तो आपको बस 3 साल कैसे, वो स्टूडेंट वाले 3 साल नहीं, 3 साल का मतलब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं अगर 3 साल के लिए, तो आप उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर अ पीआर। और ये 3 साल जॉब अर्निंग के अलावा जो एक रूल है वो ये है कि आपने 250 घंटे की जो है नॉर्वेजियन के कोर्स किया होना चाहिए, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू पास अ टेस्ट। देयर 2 ऑप्शन, या तो टेस्ट पास कर लो A2 लेवल का या फिर 250 घंटे की कर लो। और उसके अलावा है कि आपको 50 घंटे का एक सोशल स्टडीज़ का कोर्स करना है, उसमें भी कोई टेस्ट नहीं होता है। तो अगर आपने ये 300 आवर्स की ये करी है और 3 साल तक आपने भाई साहब यहाँ पे काम कमा रहे हैं आप और कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। सो आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट, क्योंकि मेरे को पता है स्वीडन में 5 साल है, ये डेनमार्क में तो आई थिंक 7-8 साल है। तो जर्मनी में क्या सीन है इस चीज़ का पीआर का? तो जर्मनी में बेसिकली 2-3 टाइप से पीआर मिल सकता है आपको। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 21 मंथ्स अगर आपको हो जाते हैं जॉब करते हुए ऑन EU ब्लू कार्ड, प्लस आपके पास B1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अभी रिसेंट में इन्होंने लागू किया कि लाइफ इन जर्मनी, जो आपने बताया ना 50-60 क्वेश्चन वाला टाइप्स का, एक कोई 50-60 घंटे वाला, तो वैसे एक छोटा सा एक और टेस्ट होता है लाइफ इन जर्मनी, वो भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो B1 का तो पहले भी था, B1 का अभी भी है, तो 21 मंथ्स में मिल सकता है अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है। और दूसरा ऑप्शन है 33 मंथ्स में, जिसमें B1 मैंडेटोरी नहीं है, A1 अभी मैंडेटोरी ऑलमोस्ट हो चुका है। बहुत सारे जो वीज़ा ऑफिस है वो तो मांग लेते हैं, कोई लोग बिना A1 सर्टिफिकेट के भी मान जाते हैं, और लाइफ इन जर्मनी भी उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो 21 मंथ्स प्लस 33, ये 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे पीआर लेने के लिए। तो 33 तो आई थिंक मोर और लेस हो गया ऑलमोस्ट 3 साल, राइट? हाँ, तो एक 21 मंथ्स का ऑप्शन काफ़ी यहाँ पे फास्ट है, तो जो आई थिंक अपने इंडियन लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है यहाँ पे पीआर लेने के लिए। तो आई थिंक फिर तो मेरा जो ये मिथ था, आई मीन कि नॉर्वे इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट, देन आई थिंक जर्मनी इज़ इवन ईजियर, राइट? हाँ, पीआर प्रोसेस में बहुत फास्ट है।
ओके, तो अपन लोगों ने देखा कि भाई एक वर्चुअल टूर ऑलमोस्ट अपना हो गया कि स्टूडेंट से लेके पीआर और फुल टाइम जॉब इन बिटवीन आपने ले लिए, एक्सपेंसेस भी देख लिए और अनटिल अनलेस सिटीजनशिप भी आपको मिल ही जानी है कुछ टाइम बाद में। तो अरविंद भाई, मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा नॉर्वे के बारे में। मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्रोसेस है नॉर्वे और जर्मनी की। तो आप इसका ब्रीफ में थोड़ा बताएं कि आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा जर्मनी और नॉर्वे के बारे में जानने के बारे में। तो देखो, मेरा ये मानना है कि बंदे को अपने पैशन के हिसाब से जो है उसको करियर में क्या करना है उस हिसाब से कंट्री को चूज करना चाहिए, राइट। अगर कोई बंदा ऑटोमोबाइल इंजीनियर या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आई थिंक जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑयल एंड गैस में अपना आपको करियर बनाना है तो नॉर्वे आ जाइए, और आई थिंक आईटी सेक्टर तो दोनों जगह ही इट्स फ्लरिशिंग। थैंक यू एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा नॉर्वे और जर्मनी के कंपैरिजन का, अगर आपको डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन जाननी है नॉर्वे के बारे में तो आप नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे के चैनल पे जाएं और अरविंद जी और शैलजा जी वहाँ पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप उनसे कमेंट करें, चैनल को उनके सब्सक्राइब करो और उनसे फुल ऑन बेसिकली आप डिस्कस कर सकते हो नॉर्वे के बारे में। तो अरविंद भाई, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। और अगर आगे फ्यूचर में जैसे ही अपने पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं नॉर्वे के बारे में, जो भी जानना चाहेंगे तो वी वुड बी हैप्पी टू होस्ट यू अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सचिन जी हमें होस्ट करने के लिए, एंड होपफुली आपका चैनल फ्लाइंग अब्रॉड जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर्स टच करे। तो भाइयों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हम लोगों की मोटिवेशन जो है वीडियोस बनाने की, दैट कम्स फ्रॉम यू गाइज, राइट। सो थैंक्स सचिन, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।